करने वाले हैं प्रकाश चैप्टर क्लास 10 का। तो इसमें आप जानेंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या है, ये कहाँ से प्राप्त होता है, प्रकाश पर आधारित कितनी घटनाएं हैं, चाहे परावर्तन की हो चाहे अपवर्तन की हो, हम सबको एक एक स्टेप जो है फाइनल करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना। एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसका सीधा उदाहरण समझिए, आपके पास आंख अब भी है, रात में भी रहता है, लेकिन रात्रि के समय में आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, जिससे साफ पता चलता है कि यदि किसी वस्तु को देखना है तो हमें रोशनी की बहुत जरूरत है। और ये रोशनी कहाँ से मिलती है? सबसे बड़ा जो सोर्स है रोशनी का यानी प्रकाश का, तो सूर्य है, ठीक है ना। तो सूर्य से हमें सबसे ज्यादा रोशनी प्राप्त होती है। और यदि रोशनी नहीं है या किसी बंद कमरे में यदि कोई लाइट नहीं है तो चीजें हमें दिखना बंद होती है। इसका मतलब है कि लाइट अगर नहीं रहेगा तो हम कोई भी वस्तु नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो लाइट क्या है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर यदि वो जहाँ पे होती है तो उसकी मदद से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे ये मार्कर है, इसे हम किस प्रकार देख पा रहे हैं? यहाँ पर सनलाइट अवेलेबल है और लाइट जाती है पहले वस्तु पर, इस मार्कर पर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के, मतलब इस पे टकरा करके हमारे नेत्र में आती है। लाइट जब इस पर से टकराकर हमारे नेत्र में आती है तो रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है और वहां से पतली पतली नसों के माध्यम से, जो कि तंत्रिका ऊतक होते हैं, वो ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं और वो हमें सूचना देते हैं कि किस प्रकार का ये वस्तु है। इस प्रकार से हम चीजों को देख पाते हैं। तो प्रकाश आप समझ गए हैं क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इतनी बात तो फाइनल हुई। अब समझने की बात यह है कि प्रकाश आता कहाँ से है, ठीक है ना। तो प्रकाश देखिए कहाँ से आता है, अर्थात प्रकाश को प्राप्त होने के माध्यम है वो टोटल दो माध्यम है, ठीक है ना। तो दो माध्यम है। तो अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो देखिए, प्रकाश निकलने के माध्यम से हम दो प्रकार से सोर्स ले सकते हैं। देखिए, सोर्स में पहला सोर्स है हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत, जिसको हम ल्यूमिनस सोर्सेस कहते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? जहां से वे सभी पदार्थ या वे वस्तुएं जो लाइट का उत्पादन स्वयं करते हैं, यानी जिनसे लाइट स्वयं निकलती है, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, सूर्य, तारे और विद्युत बल्ब, वैद्युत बल्ब इत्यादि, ठीक है। और दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? देखिए, वे सभी वस्तुएं जो दीप्त प्रकाश स्रोत से लाइट लेकर के उसको परावर्तित करके प्रकाश देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आपको मालूम है कि चंद्रमा के पास उसका खुद का लाइट नहीं है, वो सूर्य की जो लाइट जाती है उसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर चंद्रमा क्या होगा? अदीप्त होगा, ठीक है। कांच क्या होगा? कांच के पास देखिए अपना खुद का लाइट नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, जब आप कांच को ऐसे पकड़ेंगे और किसी के चेहरे पे ऐसे करते हैं तो लाइट को भेजता है, लेकिन ये लाइट उसका खुद का नहीं होता है, ये रिफ्लेक्ट करके भेजता है। तो इस प्रकार के स्रोत जितने वस्तुएं हैं जो दीप्त प्रकाश स्रोत से आने वाली लाइटों को परावर्तित करके भेजता है, इन्हें हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो टोटल दो तरीके से लाइट प्राप्त किया जाता है। पहला वो तरीका है जिनके पास खुद का लाइट है, जैसे सूर्य के पास है, भेजता है। बल्ब के पास अपना खुद का लाइट होता है, बल्ब देता है। तारे भी अपना खुद का लाइट देते हैं। जबकि अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं जिनके पास अपना खुद का लाइट देने की क्षमता नहीं होती है, ये इनसे प्राप्त लाइट को परावर्तित करके देते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं प्रकाश के गुण के बारे में, ठीक है ना। यानी प्रकाश किस प्रकार से चलती है, प्रकाश में कौन कौन सा प्रॉपर्टी पाई जाती है, इनको स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। तो सबसे जो पहला कंडीशन है इसमें हम देखते हैं कि प्रकाश की सबसे अधिक वेलोसिटी, प्रकाश बहुत तीव्र गति से चलती है, ठीक है ना। तो अब हम सीधा इसके गुण को बकायदा देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं प्रकाश के गुण के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, जिसको हम कहते हैं प्रकाश के गुण, वो क्या है, इनको समझते हैं। तो हमने बताया था कि प्रकाश क्या है? एक ऐसा एनर्जी है जिसकी मदद से हम चीजों को देख सकते हैं। तो इसका जो गुण है वो क्या है, देखते हैं। प्रकाश अदृश्य होता है। पहली कंडीशन इसका यह है कि प्रकाश हमें दिखता नहीं है, मतलब प्रकाश को आप देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश दिखता भले नहीं है, लेकिन इसकी मदद से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है।
तो पहला प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन इसकी मदद से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। दूसरा हम बोलेंगे प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जायज है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसी कारण इसको अनुप्रस्थ तरंगों में भी रखा गया है। तो आप सीधा कह सकते हैं कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है या प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। ठीक है। अगला कंडीशन है कि प्रकाश की द्वैतिक प्रकृति होती है। द्वैतिक प्रकृति का मतलब होता है कि दो नेचर दिखाता है प्रकाश। न्यूटन ने प्रूव किया है कि ये कणिका सिद्धांत में अपने प्रूव किया है कि ये कण के रूप में भी चलती है। ठीक है ना। और प्रकाश तरंग के भी रूप में चलती है। यही वजह है कि प्रकाश के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक तरंग रूप और एक कण रूप। तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रकाश की द्वैतिक प्रकृति होती है। सामान्यतः प्रकाश सरल रेखा में चलती है। जायज है। आप आगे आने वाली कई क्लासों में देखेंगे कि प्रकाश का घूमना हुआ भी आप देखेंगे, विवर्तन जैसे कई चक्कर आपको मिलेगा। लेकिन सामान्य कंडीशन में प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ठीक है। और हम देखते हैं प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हमने बताया भी कि वैद्युत चुंबकीय तरंग है और इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित भी हो जाता है। विचलित होने का वजह यह है दोनों इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत अलग अलग होती है। और इसके माध्यम से हम जानेंगे कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की जो चाल है वो कितनी है। ठीक है ना। और देखिए, प्रकाश के चाल के माध्यम से हम ये भी समझ पाएंगे कि कौन सा माध्यम विरल है और कौन सा सघन है। तो देखिए, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम रहेगी, ठीक है ना, और मान लीजिए प्रकाश दो माध्यम से होकर गुजर रहा है, एक को हम नाम दे देते हैं माध्यम 1। मान लीजिए ये तल बना देते हैं जो दोनों माध्यम को अलग बनता है, इसका नाम दे देते हैं माध्यम 1 और इसका नाम दे देते हैं माध्यम 2। मान लीजिए प्रकाश इधर से आ रही है। ठीक है। तो जिस माध्यम में एक माध्यम 1 हुआ और यहां से भी निकल जाएगी, यहां से भी निकल जाएगी, तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा माध्यम विरल है कौन सा सघन हुआ। देखिए, तो जिसमें प्रकाश की जो वेग है या चाल है सबसे ज्यादा होगी वो विरल है, और जिसमें कम हो जाएगी वो क्या है, सघन है। ठीक है। तो अभी हम इसको बकायदा देख रहे हैं। अभी हम ये देखेंगे कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। ठीक है। तो विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल को हम देखते हैं। देखिए, वायु और निर्वात में ये सबसे तेज चलती है। ठीक है ना। और लगभग क्या होती है, बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो वहीं जल की जब बात करेंगे तो कितना होगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब आप देख पा रहे होंगे, अगर प्रकाश वायु से होकर जल में आएगा, वायु क्या होगा, विरल माध्यम होगा, जल क्या होगा, सघन, क्योंकि इसमें प्रकाश की जो स्पीड है वो घट रही है। ठीक है ना। अच्छा, अगर इसके अलावा हम कांच की बात करें तो कांच में आप देखेंगे कि इसकी जो स्पीड होगी और कम हो जाएगी और 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलेगी। ठीक है। और चलते हैं, तारपीन का तेल, तारपीन का तेल इसमें होता है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। और नायलॉन का होगा 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखिए, ये हमने अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल लिखा है। जैसे वायु निर्वात में 3 × 10⁸ है, इसी प्रकार हमने घटते आर्डर में लिखा है। तो अगर हम आपसे कहें इसकी मदद से यदि चाल का घटते हुए आर्डर बताइए या बढ़ते हुए आर्डर में बनाइए, तो आप ये लिख सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए सबसे ज्यादा जो इसकी स्पीड है वायु या निर्वात में है। ठीक है। उसके बाद किस में है, जल में है। उसके अलावा फिर बाद में कांच में, उसके बाद उससे भी कम है तारपीन के तेल में, सॉरी
नायलॉन। ठीक है, पहले वायु और निर्वात आएगा, फिर जल, और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे तारपीन का तेल, और उसके बाद है कांच, और उसके बाद लास्ट में हमारा नायलॉन। तो ये है घटता हुआ क्रम जिसमें आप प्रकाश की चाल को देख पा रहे होंगे। ये हमने लिखा है, इसमें अलग अलग भी है, लेकिन ये जो हमने क्रम लिखा है क्या घटता हुआ क्रम है सबसे ज्यादा। इसमें आप किसी को उल्टा कर देंगे तो आरोही क्रम में बन जाएगा, मतलब प्रकाश बढ़ता हुआ माध्यम। ठीक है ना। तो अब आप प्रकाश के गुण में ये समझ चुके होंगे कि प्रकाश क्या है, किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से माध्यम में चलता है। ठीक है ना। अब हम इसके आगे ये देखेंगे कि ये तो हमें समझ में आ गया, अब गमन के आधार पर किस तरीके से वस्तुओं को बांटा गया है, अब हम उनके बारे में जरा देखेंगे। ठीक है ना। सीखेंगे प्रकाशीय माध्यम। तो हमने आपको बताया कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो माध्यम में गुजरने के हिसाब से 3 प्रकार का माध्यम बताया गया है। ठीक है ना। पहला जो माध्यम है ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मतलब जिसको हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। देखिए, एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश बिना किसी रुकावट के, ठीक है ना, आर पार निकल जाए। जैसे एक ऐसा माध्यम जिसमें बिना किसी रुकावट के लाइट क्या हो, आर पार निकल जाए, उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। अब जैसे आप हमको बताइए वायु, ठीक है, वायु में लाइट ऐसे ऑन करेंगे तो लाइट को जाने में कोई रुकावट है, नहीं होगा। अच्छा, कांच है, बिल्कुल साफ कांच है अगर, तो उसमें भी कोई रुकावट है, नहीं है। स्वच्छ जल है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार के जितने माध्यम मिलेंगे जिसमें प्रकाश आर पार निकल जाए बिना किसी असुविधा के, उसे हम कहेंगे पारदर्शक माध्यम। अगला हम सीखेंगे पारभाषक माध्यम। देखिए, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम क्या होता है, पारभाषक माध्यम जिसे कहते हैं, एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का केवल आंशिक भाग आर पार निकल जाए। ठीक है ना, उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। अब आप हमको बताओ, तेल में भीगा हुआ कागज, ठीक है ना, तेल में भीगा हुआ कागज या घिसा हुआ कांच या गंदा जल, इनमें आप लाइट को देखेंगे पूरा आर पार नहीं, कुछ ही मात्रा निकल पाती है आर पार। तो इस प्रकार का जो माध्यम होता है उसे हम कहते हैं क्या, पारभाषक माध्यम। अब हम देखेंगे अपारदर्शक माध्यम क्या होता है। देखिए, एक ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश बिल्कुल आर पार ना निकल पाए, उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शक माध्यम कहेंगे। वो माध्यम क्या होगा, जैसे ये हमारा बोर्ड एग्जांपल में ले लीजिए, यहाँ से अगर हम लाइट को भेजें तो लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आर पार नहीं जाएगी, ये बिल्कुल अपारदर्शक है। लकड़ी हो गया, जैसे कि दीवार, दीवार भी क्या है, अगर सीमेंट ईंट की दीवार है तो क्या होगा, ये भी अपारदर्शक की तरफ व्यवहार करेगी। तो अब आप समझ चुके होंगे कि प्रकाश के चलने के हिसाब से भी अलग अलग प्रकाशिक माध्यम अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। एक ऐसा माध्यम जिनमें से लाइट पूरा आर पार जा पा रही थी तो उसे हम पारदर्शक माध्यम में मिला, जिसमें क्या है, बिल्कुल कुछ ही मात्रा, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे है वायु, जो है तेल में भीगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये सब चीजें हैं, पारभाषक में आएंगे। और लकड़ी हो गई, धातु, यहाँ लिख सकते हैं आप, धातु, लकड़ी इत्यादि। ठीक है। तो अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रकाशित किरण क्या होता है। ठीक है ना, और उसके कितने टाइप। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो अब हम समझते हैं प्रकाश किरण क्या होता है, यानी लाइट रे क्या होता है। देखिए, जब कोई प्रकाशित किरण, ठीक है ना, यह एग्जांपल समझते हैं, जब कोई प्रकाशित किरण किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करती है, ठीक है, तो ये जो इसका पथ है, मतलब जहां से चल रही है, इस पथ को क्या कहेंगे, प्रकाशित किरण पथ। लेकिन अगर इसी प्रकार की कई किरण जा रही हो तो इसके कई पथ का ग्रुप बन गया, और इसे हम कहेंगे प्रकाशित पुंज, यानी यही क्या है, बीम ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है। तो जब ये आप समझ गए बीम ऑफ लाइट, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कैसे कैसे। पहला हमारा है अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसको हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए, जब अलग अलग दिशाओं से प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके मिल रही है, ठीक है ना, अलग अलग दिशाओं से प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल रही है, इसे हम कहेंगे अभिसारी प्रकाश।
और जब एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में प्रकाश की किरणें जा रही हों, तब इसे हम कहेंगे क्या, अपसारी प्रकाश। मतलब ये क्या होगा, इसमें लाइट इकट्ठा होकर एक बिंदु पर मिलेंगी और यहाँ एक बिंदु से फैल जाएंगी, मतलब अलग अलग दिशाओं में जाने लगेंगे। समांतर प्रकाश पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए जब सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हों। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे सभी किरणें यहाँ एक दूसरे से क्या है, समांतर है। मतलब यहाँ इनके बीच की जो दूरियां हैं बिल्कुल सेम और एक सीधी रेखा में चल रही है। तो इस प्रकार का जब इकट्ठा प्रकाश का किरण जाता है यानी प्रकाश पुंज जाता है, तब हम इसे कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। तो एक्टिविटी के हिसाब से आप आराम से समझ पा रहे होंगे कि प्रकाश किरण कितने तरीके से चलते हैं। एक तरीका यह है कि कई दिशाओं से एक बिंदु पर आकर मिलता है। अगला आप देख रहे हैं कि एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैल रहा है। और एक कंडीशन आप देख रहे हैं कि ये समांतर रूप में चल रहा है। तो ये हमारा कहलाता है किरण, और किरण से रिलेटेड मतलब किस प्रकार से प्रकाश गमन कर रहा है। अब हम ये समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे परावर्तन का नियम क्या होता है। तो समझने की बात है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। हमने आपको बताया भी था कि प्रकाश जब तक परावर्तित नहीं होगा किसी वस्तु से, तब तक हमें दिखेगा नहीं। बिल्कुल, हमने कहा प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसका मतलब पहले प्रकाश वस्तु पर जाता है और वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई में प्रवेश करता है। उसके बाद रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, फिर हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, तो हम समझ पाते हैं ये कौन सी वस्तु है। ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं पहले प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है और किस तरीके से होता है। ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग ये भी देख लेंगे परावर्तन का नियम क्या है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन हमेशा चिकने तल से होता है। और भी जगह होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो परावर्तन होता है चिकने तल पर होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक चिकना पृष्ठ लेते हैं। ठीक है ना। अगर हम एक कांची ले लें एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसके पीछे क्या करना होगा, हमें पॉलिश करना पड़ेगा। ठीक है। और इधर हम लिख देते हैं पॉलिशदार सतह। तो इधर का पृष्ठ क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। जैसे जो दर्पण होता है उसमें क्या करते हैं, एक कांच लेते हैं और उसके पीछे चांदी का या पारे का कलई कर देते हैं, तो एक सिरा परावर्तक हो जाता है, एक पे पॉलिश हो गया। सेम हमने काम वही किया है। इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिख सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो बच्चे सीबीएसई से होंगे आसानी समझ पाएंगे। देखिए, जब इस समतल पृष्ठ पर बेहद आसानी से कोई किरण आ रही होगी, ठीक है ना, तो सीधा ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ये क्या है, पेंटिंग क्या हुआ, एक दर्पण की तरफ व्यवहार कर रहा है। मान लीजिए ये हमारी आने वाली किरण है और ये यहाँ से टकरा कर, देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने अथवा परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं, तो टकरा कर वापस उसी माध्यम में दूसरे दिशा में लौट जाती हैं। तो आप देख भी पा रहे होंगे कि प्रकाश की किरणें आ रही हैं, परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही हैं और टकरा कर इसी माध्यम में दूसरे दिशा में घूम जा रही हैं। ये जो पूरी घटना है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने अथवा परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं, तो टकरा कर वापस उसी माध्यम में दूसरी दिशा में लौट जाती हैं, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अगर हम यहाँ से एक नॉर्मल खींचे, ठीक है, एक नॉर्मल खींचे, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमें नॉर्मल दिख रहा है। अब यहाँ समझिए, जो जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है। जो लाइट आपतन बिंदु पर आती है, इसे हम कहते हैं आपतन, आपतित किरण, आपतित किरण, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है। जो प्रकाश की किरण दर्पण से या परावर्तक पृष्ठ से टकराकर लौट जाती है, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
ठीक है ना। तो आपने इसको समझ लिया और इसको समझ लिया, और इसको हम कहते हैं अभिलंब, इसको कहते हैं अभिलंब, जिसको अंग्रेजी में नॉर्मल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गया होगा। ये क्या है, एक हमने दर्पण रख दिया है, पीछे पालीदार सतह है, इसके परावर्तक पृष्ठ है, इस पर एक प्रकाश की किरण आ रही है और जैसे टकराएगी, आप एक शीशा का एग्जांपल ले लीजिए, हाथ में लेते हैं, क्या करते हैं, किसी के फेस के सामने करते हैं, उसके ऊपर लाइट जाती है, क्या होता है, यही घटना होती है। वहां से लाइट आती है बाहर से और दर्पण से टकराकर दूसरी दिशा में लौट जाती है, ठीक है, और यही घटना परावर्तन कहलाती है। अब देखिए हम कुछ और भी इसमें समझेंगे। ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और जो इधर हमारा एंगल दिख रहा है, ठीक है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है, इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी बात समझ में आया नहीं आया। तो ये रहा प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड बहुत सी बातें, जिसको आप याद रखेंगे परीक्षा में अच्छा स्कोर जाएगा। तो आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और परावर्तित होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, बीच में हमारा विलंब होता है। अब परावर्तन के हिसाब से ये तो रहा परावर्तन, आप देख लीजिए। अब हम ये देखेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे इसका नियम क्या है, किस नियम के तहत परावर्तन हो रहा है प्रकाश का, ठीक है ना। ये परावर्तन का एक नॉर्मली रूप आप देख रहे हैं। अब हम स्पेशल देखेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, पहला होगा नियमित परावर्तन और दूसरा हमारा होगा अनियमित परावर्तन। तो अब हम यहाँ देखेंगे परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार को बकायदा, ठीक है। तो पहला देखिए, हमने इसमें भी क्या किया है, एक दर्पण लिया है जिसका एक पृष्ठ में हमने पॉलिश कर दिया है और एक पृष्ठ क्या है, परावर्तक पृष्ठ के लिए छोड़ दिया है। इसमें आप देखेंगे कहीं से भी लाइट इंसिडेंट कराई जाएगी तो परावर्तित हो जाएगी, कहीं से भी लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी, कहीं से भी लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो ये परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट आ रही है और ये लाइट चली गई, ये आ रही है, ये चली गई, ये आ रही है और ये चली गई। यहाँ पर जो आप प्रकाश का परावर्तन देख पा रहे हैं, लाइट आई और उतने एंगल पर चली गई, इसमें एक सिस्टमेटिक परावर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसे कहते हैं नियमित परावर्तन। तो हमारा जो पहला है परावर्तन का प्रकार, वो हो गया क्या, नियमित परावर्तन। इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। आप ये समझ पा रहे हैं। इसमें हमने क्या किया है, एक दर्पण लिया है, लाइट इंसिडेंट करा और उतने एंगल पर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये एक सिस्टमेटिक परावर्तन हुआ ना, एक नियम के तहत हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। और दूसरा हमारा पार्ट है इसका अनियमित परावर्तन का, क्या है, अनियमित परावर्तन। इसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा रहेगा। इसमें देखिए हम एक खुरदुरा तल लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ तो दिख रहा है, हाँ, यहाँ पर हम एक खुरदुरा तल लेते हैं उदाहरण के लिए। ये हमारा नियमित परावर्तन है, और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं अनियमित परावर्तन। चलिए इसमें देखिए खुरदुरा तल, ठीक है ना, अंदर का ले लेते हैं पॉलीदार सतह, तो उधर का क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, लेकिन खुरदुरा, और इधर हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं।
ठीक, इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो यहाँ क्या करना होगा, अब लाइट इंसिडेंट कराएंगे हम। यहाँ जैसे लाइट इंसिडेंट होगी सेम यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ जैसे लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे करा रहे हैं इधर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो कहीं भी जा सकती है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या है, बहुत ऊपर खाबर जगह है, तो यहाँ पर कहीं से भी कुछ भी एंगल बन सकता है। सॉरी ये एरो उल्टा लग गया है, इधर से जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई आपको नियमित परावर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा सिस्टमेटिक क्रम नहीं दिखा जिससे कि आप कह दें कि ये बहुत सिस्टमेटिक है। तो इसी प्रकार से परावर्तन दो प्रकार का होता है। जैसे आप यहाँ दीवार पर, बोर्ड पर भी जो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, ये बिना किसी नियम के तहत नहीं है, बेस सिस्टम के हैं। कहीं का परावर्तन कहीं चला जा रहा है, तो पर्वत पर, घर में, रोड पर जो भी परावर्तन हो रहे हैं अनियमित परावर्तन हो रहे हैं। ठीक है ना, अब हम अपना अगला पॉइंट देखेंगे परावर्तन का नियम। ठीक है ना, बाकायदा इसको देखते हैं। स्टार्ट। अब हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये आपका, इसको हम लिख सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पृष्ठ ले लेते हैं चिकना, और दर्पण ले लेते हैं, उसका एक सिरा क्या होता है, पॉलीदार होता है, और ऊपर का सिरा क्या है, चिकना पृष्ठ है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें एक लाइट इंसिडेंट कराना है, और जैसे इंसिडेंट होगा आप बताइए, ये तुरंत टकरा करके क्या होगी, दूसरे दिशा में वापस लौट जाएगी। यहाँ जो मध्य बिंदु होता है, यानी जो हमारा आपतन बिंदु होता है, यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे, अभिलंब। इसे हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये हमारा अभिलंब हो गया, इसको बोलेंगे अभिलंब। और ये क्या है, आपतित किरण, और ये है हमारा परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं हम, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना, और परावर्तन यहीं से स्टार्ट होता है। अब हम समझते हैं परावर्तन का नियम क्या है। तो देखिए, परावर्तन के दो नियम देंगे, एक है हमारा प्रथम नियम और दूसरे को बोलते हैं द्वितीय नियम, यानी फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। पहला नियम में कहा गया है कि देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो खींचा गया विलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा तल है, ये जो लाइन हमने खींचा है परावर्तक पृष्ठ, ये हमारा तल है। आने वाली किरण आपतित है, जाने वाली परावर्तित है, और अविलंब जो खींचा गया है, ये तीनों कहाँ, एक ही तल में है, आप भी देख पा रहे हैं। तो पहले नियम में यही बात लिख देना है। क्या लिखना है, आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना, तीनों एक ही तल में होते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे आप। ठीक है, क्या कहना है, नॉर्मली बोलना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अविलंब, तीनों कहाँ है, एक ही तल में। ये पहला नियम आपका कंप्लीट हुआ। अब हम समझते हैं दूसरा नियम को। दूसरा नियम ये देखिए बहुत आसान है। ठीक है, द्वितीय नियम, इसको सेकंड लॉ बोलते हैं। इसमें देखिए, अविलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा एंगल बनता है, आपतन कोण बनता है। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच क्या बनता है, परावर्तन कोण बनता है। ठीक है ना, एंगल आई और एंगल आर। तो इसमें क्या कहेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, इसमें हम लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए, कोई भी हर कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ पे
जो द्वितीय नियम है लिखा रहेगा, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, बराबर होता है। यानी अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये रहा, ठीक है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब किरण एक ही तल में होते हैं। तो दूसरे नियम में कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, इसको आप तैयार रखेंगे। अब हम देखते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, ठीक है ना, यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब हम देखेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। चलिए इसे हम समझते हैं क्या कहता है। अभी अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखिए तो इसमें क्या पता चल रहा है, ये जो लाइट है इसका नाम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। और इसे आप जान ही रहे हैं परावर्तित किरण है। ये ध्यान दीजिए, जब लाइट आपतित किरण इधर से हो रही है तो इधर परावर्तित हो रही है। अगर मान लीजिए, ठीक है, हम एक यहाँ पे फिगर बनाते हैं, इसको समझिए साथ में। यहाँ पर एक पृष्ठ ले लेते हैं जो प्रकाश को परावर्तित करता है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट कराते हैं और ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस फिगर से आप परिचित हैं। अगर हम यहाँ पर एक परावर्तक पृष्ठ लगा दें, यानी कि कोई दर्पण ही लगा दें, तो आप देखेंगे कि लाइट जिस मार्ग से गई हुई है वापस उसी मार्ग से यहाँ गुजर जाएगी। तो ये जो घटना है ना, इसी को कहेंगे प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता। मतलब बात समझिए, रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है जैसे हम एक कदम आगे गए तो अगर एक कदम पीछे आना होगा तो हम सेम वैसे ही प्रोसेस से गुजर रहे हैं रिटर्न। जैसे आपतित किरण में, जो आपतित किरण है इस फिगर में इस रास्ते से गई है और यहाँ से उतना ही एंगल पर परावर्तित हुई है, तो अगर यहीं एक दर्पण लगा दिया जैसे हमने यहाँ दिखाया है तो वापस इसी मार्ग से आएगी ना। तो जो आपतन की, जो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इस परिस्थिति में जो आपतित किरण होगी, यानी कि ये इस कंडीशन में यही परावर्तित किरण हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, ये परावर्तित किरण हो जाएगी। और जो परावर्तित किरण होगी ये वाली, इस कंडीशन में आपतित किरण हो जाएगी। हमारे कहने का मतलब बस इतना था, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है उल्टा। मतलब समझ गए होंगे कि अगर लाइट ऐसे गई और ऐसे गई और उधर कोई शीशा लग गया या दर्पण लग गया तो इस कंडीशन में लाइट उल्टा आएगी। तो जो आपतित किरण थी अब परावर्तित किरण की व्यवहार करेगी और परावर्तित आपतित किरण का लगेगी, क्योंकि अब लाइट इधर से इधर जा रहा है। इतनी बात समझ गए। चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, किसी वस्तु से परावर्तित होकर, ठीक है ना, जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल सा आप यहाँ देख सकते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस घटना को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन जब किसी प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से परावर्तित होकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती हुई लगती हैं बस, तो इसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम फिगर के माध्यम से भी समझेंगे, अभी केवल इतना है, ठीक है ना, क्योंकि फिगर की इसमें बहुत आवश्यकता है, तो हम इस चीज को समझने वाले हैं कि किस तरीके से ये वास्तव में मिलती हैं और किस तरीके से नहीं। क्योंकि गोली दर्पण जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें ये चीज बकायदा हम समझेंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, डेली आप जिसमें अपना फेस देखते हैं वो भी कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण का भी जो है कांच का जो पिछला हिस्सा होता है एक तरफ, वो
कलई किया होता है, और एक सिरा क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। ये आपको पता है, इसको कहते हैं पॉलिश दार सतह। ठीक है, जब एक साइड पॉलिश कर दिया जाता है तो दूसरा सिरा परावर्तक। प्रकाश के परावर्तन को हम लोग फिगर से बाकायदा समझते हैं। हम एक परावर्तक पृष्ठ, चिकना पृष्ठ लेते हैं जिसके एक तरफ क्या हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे एक तरफ क्या है, पॉलिश किया हुआ है। इसको हम बोलेंगे पॉलिशदार सतह, और इसको बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। दिख रहा है? ठीक है। तो अब देखिए परावर्तन का जो पहला नियम है वो क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पर हम एक लाइट इंसिडेंट कराते हैं। आपको पता है परावर्तन के नियम के अनुसार ये लाइट क्या होगी, परावर्तित होकर के उसी माध्यम में लौट जाएगी। देखिए माध्यम से हमें बस दिशा बदलता है, ठीक है ना। देखिए दिशा बदल जाएगा, माध्यम सेम रहेगा, तो परावर्तित होकर क्या होगी, लौट जाएगी। बीच में हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है, जिसे हम अभिलंब कहते हैं। तो परावर्तन के पहला नियम में क्या कहता है, ये क्या है, अभिलंब है, इसका नाम है अभिलंब यानी नॉर्मल। और ये क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये क्या है, परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर होता है इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु, क्योंकि प्रकाश यहीं आता है। ठीक है, ठीक है। तो परावर्तन का जो पहला नियम अभी आप यहाँ पढ़े हैं बोर्ड पर, क्या लिखा था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो विलंब, तीनों कहाँ है, एक ही बिंदु पर है। सिंपल सा पहला नियम में आप यही पढ़े हैं ना, अभी बोर्ड पे लिखा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया विलंब, तीनों कहाँ है, एक ही बिंदु पर है। यही बात लिख देंगे तो परावर्तन का पहला नियम हो जाएगा। अब हम समझते हैं परावर्तन का दूसरा नियम। देखिए हम आपतित किरण ये है, हमारा जो आपतित किरण है वो कौन है, ये है, और परावर्तित किरण ये है। इसको डिवाइड करता है ये हमारा अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। एंगल आई से दिखाते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण होता है इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसको एंगल आर से दिखाते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसे हम लिख सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर। तो परावर्तन का आप नियम समझ चुके हैं दोनों। जैसा कि पहले क्या कहा था, आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दूसरे नियम में कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, इसको आप तैयार रखेंगे। अब हम देखते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, ठीक है ना, यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब हम देखेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। चलिए इसे हम समझते हैं क्या कहता है। अभी अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखिए तो इसमें क्या पता चल रहा है, ये जो लाइट है इसका नाम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। और इसे आप जान ही रहे हैं परावर्तित किरण है। ये ध्यान दीजिए, जब लाइट आपतित किरण इधर से हो रही है तो इधर परावर्तित हो रही है। अगर मान लीजिए, ठीक है, हम एक यहाँ पे फिगर बनाते हैं, इसको समझिए साथ में। यहाँ पर एक पृष्ठ ले लेते हैं जो प्रकाश को परावर्तित करता है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट कराते हैं और ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिगर से आप परिचित हैं। अगर हम यहाँ पर एक परावर्तक पृष्ठ लगा दें, यानी कि कोई दर्पण ही लगा दें, तो आप देखेंगे कि लाइट जिस मार्ग से गई हुई है वापस उसी मार्ग से यहाँ गुजर जाएगी। तो ये जो घटना है ना, इसी को कहेंगे प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता। मतलब बात समझिए, रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है जैसे हम एक कदम आगे गए तो अगर एक कदम पीछे आना होगा तो हम सेम वैसे ही प्रोसेस से गुजर रहे हैं रिटर्न। जैसे आपतित किरण में जो आपतित किरण है इस फिगर में,
इस रास्ते से गई है और यहाँ से उतना ही एंगल पर परावर्तित हुई है। तो अगर यहीं एक दर्पण लगा दिया जैसे हमने यहाँ दिखाया है तो वापस इसी मार्ग से आएगी ना। तो जो आपतन की जो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इस परिस्थिति में जो आपतित किरण होगी यानी कि ये इस कंडीशन में यही परावर्तित किरण हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, ये परावर्तित किरण हो जाएगी और जो परावर्तित किरण होगी ये वाली इस कंडीशन में आपतित किरण हो जाएगी। हमारे कहने का मतलब बस इतना था, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है उल्टा, मतलब समझ गए होंगे कि अगर लाइट ऐसे गई और ऐसे गई और उधर कोई शीशा लग गया या दर्पण लग गया तो इस कंडीशन में लाइट उल्टा आएगी। तो जो आपतित किरण थी अब परावर्तित किरण की व्यवहार करेगी और परावर्तित आपतित किरण का लगेगी, क्योंकि अब लाइट इधर से इधर जा रहा है। इतनी बात समझ गए। चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, किसी वस्तु से परावर्तित होकर, ठीक है ना, जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल सा आप यहाँ देख सकते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस घटना को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन जब किसी प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से परावर्तित होकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती हुई लगती हैं बस, तो इसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम फिगर के माध्यम से भी समझेंगे, अभी केवल इतना है, ठीक है ना, क्योंकि फिगर की इसमें बहुत आवश्यकता है। तो हम इस चीज को समझने वाले हैं कि किस तरीके से ये वास्तव में मिलती हैं और किस तरीके से नहीं, क्योंकि गोली दर्पण जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें ये चीज बकायदा हम समझेंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं डेली आप जिसमें अपना फेस देखते हैं वो भी कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण का भी जो है कांच का जो पिछला हिस्सा होता है एक तरफ वो कलई किया होता है और एक सिरा क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। आपको पता है इसको कहते हैं पॉलिश दार सतह, ठीक है। जब एक साइड पॉलिश कर दिया जाता है तो दूसरा है कि ये पॉलिशदार सतह है और इधर क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। अब यहाँ हम इसका एक मध्य पॉइंट लेके अक्ष खींचे दे रहे हैं और यहाँ से लाइट को इंसिडेंट कराते हैं और यहाँ डाल देते हैं। तो इस तरीके से जो कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है ये क्या होगा, बिल्कुल आपका समतल दर्पण, ठीक है। तो ये समतल दर्पण हो गया। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण की कुछ विशेष विशेषताओं के बारे में, ठीक है। तो पहला कंडीशन समझते हैं, ठीक है ना। 3 देखिए तो अब हम बात करेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण या विशेषताएं पूछता है आपसे, तो आप बताएंगे कि प्रतिबिंब सीधा व आभासी होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा जितना भी प्रतिबिंब बनाया जाता है सभी प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। इसका मतलब समझिए कि समतल दर्पण के सामने जब आप खड़े होंगे तो उसमें बनने वाला प्रतिबिंब भी सेम साइज का होगा जितना कि आपकी साइज होगी, ठीक है ना। तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है सेम साइज का बनता है, किसमें, समतल दर्पण में, ठीक है। अगला चीज समझिए क्या होता है, हमने ये एक पॉइंट लिखा है। देखिए अगर कोई व्यक्ति है वो 10 मीटर लंबा है, कोई वस्तु है 10 मीटर लंबा, इंसान होगा नहीं, मान लीजिए कोई वस्तु है तो 10 मीटर लंबा है। इसका यदि आप चाहते हैं कि पूरा फिगर बने समतल दर्पण में तो इसके लिए आपको वस्तु की लंबाई की आधी लंबाई के दर्पण की जरूरत है, यानी आपको 5 मीटर दर्पण की जरूरत पड़ेगी। यानी किसी वस्तु की यदि हाइट 10 मीटर है तो यदि आप 5 मीटर हाइट का दर्पण लेते हैं तो उसका पूरा फिगर दिख जाएगा आपको उसमें। ये बात समझ में आ गया। अगला देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी के बराबर होगी। जैसे समझिए यदि ये हमारा एक समतल दर्पण है, यदि ये हमारा क्या है, एक समतल दर्पण है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है,
तो यहाँ से यहाँ की दूरी अगर 5 मीटर है तो जो फिगर बनेगा अंदर ना वो भी 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। ठीक है ना, सीधा मतलब ये हुआ कि दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु होगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब होगा बनेगा। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए। तो अब देखिए वस्तु से, ये हमारा वस्तु है और ये हमारा प्रतिबिंब है, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होती है वही दर्पण पर लंब होती है। ये भी बात समझ गए। और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा अनंत रहती है। इतनी बात क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है गोलीय दर्पण। ठीक है, अब हम समझते हैं गोलीय दर्पण के बारे में, जिसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी कांच के खोखले गोले को लेते हैं। मान लीजिए खोखला गोला है, इसको आप काट लीजिए। मान लीजिए यहाँ से काट के निकाल देंगे तो आपको कुछ ऐसा फिगर प्राप्त होगा, कुछ ऐसा प्राप्त होगा। ठीक है, ये खोखला गोला था, यहाँ से काट के निकाल देंगे तो ऐसा मिलेगा। तो यदि आप इसके उभरे हुए साइड पर पॉलिश करते हैं, मान लीजिए आपने चांदी का पॉलिश कर दिया, तो कोई ऐसा भी तो होगा, इसको काट के जब निकालेगा, हम इसको यहाँ बना देते हैं, अंदर से भी पॉलिश कर सकता है। देखिए अगर बाहर से पॉलिश करेंगे तो इधर का सिरा परावर्तक हो जाएगा, और यदि अंदर से पॉलिश करेंगे तो बाहर का उभरा हुआ सिरा परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिस पर पारे अथवा चांदी का पॉलिश कर दिया जाता है, तो एक सिरा क्या हो जाता है, परावर्तक हो जाता है, और इसी दर्पण को, और ये दर्पण की तरफ व्यवहार करने लगता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कांच का कोई खोखला गोला लेते हैं, उसको काटते हैं, तो उसे किसी एक साइड पॉलिश कर देते हैं पारे अथवा चांदी का, तो एक सिरा क्या बन जाता है, परावर्तक हो जाता है, और इसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर गोलीय दर्पण के अंदर वाले भाग पर पॉलिश किया गया है और उभरा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ है, तो इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, और ये क्या है, पॉलिशदार सतह, पॉलिशदार सतह। लेकिन जब उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है ना, और जब उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दिया जाए और अंदर का सिरा परावर्तक हो जाए, तो इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और इसमें अगर हम एक ऐसे खींच दे लंब, और इस प्रकार से हम फिगर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप समझ गए होंगे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा समतल पृष्ठों पर जो प्रकाश का परावर्तन है वो चैप्टर पहला खत्म होता है एनसीईआरटी के हिसाब से। शेष गोलीय पृष्ठों पर जो प्रकाश का परावर्तन है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।